मैं डॉक्टर JC मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचारक के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये बहुत बड़े एक समाजवादी थे। लोहिया गांधी के सत्याग्रह और हिंसा के अखंड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद को पूरा अधूरा दर्शन समझते थे चूँकि वो समाजवादी थे। लेकिन मार्क्स को एकांगी मानते थे। वो राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार का सपना देखते थे और आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे। वे विद्रोही और क्रांतिकारी थे, लेकिन शांति और अहिंसा में अनूठे उपासक थे। ऐसे एक प्रतिभा के धनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 20वीं सदी के महान समाजवादी सुधारक थे। उनका जीवन दुखी, पीड़ित और शोषित जनता को समर्पित था। जीवन भर वो उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका मन भारत की गरीबी में विक्षुब्ध था। कभी भी अपने को केवल भारत की भूख तक सीमित नहीं रखा। समस्त मानव जाति की भूख उनके विचार और दुख का कारण बने। उनके सपनों में एक ऐसा विश्व था, गोरे काले, स्त्री पुरुष और गरीब अमीर, ऊंच नीच के बीच कोई भेद नहीं था। वैचारिक क्रांति के इस नायक का जन्म 23 मार्च सन 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक ग्राम में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके अतिरिक्त जब वो लगभग 2 वर्ष तक के थे तो उनकी माता का निधन हो गया। प्रारंभ जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। बम्बई में रहते उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, बनारस से इंटरमीडिएट और कलकत्ते के विद्यासागर कॉलेज से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले राम मनोहर कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनके प्राध्यापक उनसे बहुत प्रभावित थे और आंग्ल साहित्य विशेष रुचि का विषय था। दुख, दरिद्र और असहाय के प्रति दया भाव प्रारंभ से उनके स्वभाव का एक अंग था। BA के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और इंग्लैंड गए। वहाँ के अनुभवों ने उन्हें विकसित कर दिया और वहाँ से बर्लिन चले गए और बर्लिन विश्वविद्यालय में 1932 के प्रारंभ में राजनीतिक दर्शन में PhD की उपाधि प्राप्त की। शोध प्रबंध और नमक सत्याग्रह का दर्शन भाषा में लिखा। 1933 के प्रारंभ में लोहिया भारत लौटे और समय तक उन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम कोई आस्था नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में अधिक समय तक दूर नहीं रहे और 17 मई 1934 पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश भर के समाजवादियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। लोहिया ने भी इसमें भाग लिया और समाजवादी आंदोलन के साथ साथ जुड़ गए। मुंबई में समाजवादी दल का जो स्थापना सम्मेलन हुआ, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट के पत्र के संपादन का भार सौंपा। अनेक लेख लिखे और कुछ लेखों में गांधी जी द्वारा चलाए गए ग्राम सुधार कार्यक्रम कड़ी आलोचना की। स्वतंत्रता के बाद समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश की स्वतंत्रता के बाद वो जीवन पर्यंत समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहे और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस समाजवादी कॉन्फ्रेंस का उपयोगिता और औचित्य पर विचार विमर्श हुआ, तब कांग्रेस शब्द हटाकर समाजवादी दल के रूप में उनका नया नामकरण किया गया। शांतिपूर्ण जनतंत्रात्मक उपायों द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना दल का लक्ष्य निर्धारित किया गया। डॉक्टर लोहिया अब न केवल भारत वरन समस्त एशिया में समाजवादी आंदोलन को संगठित करना चाहते थे। अब देखेंगे हम लोहिया का समाजवाद। मार्क्स और गांधी का प्रभाव। लोहिया पर संभवतः अपने विद्यार्थी जीवन से कार्ल मार्क्स का प्रभाव था और 1938 में वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उन पर गांधी के व्यक्तित्व और कार्यशैली का प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने लोहिया के चिंतन, विशेषतः समाजवादी चिंतन प्रभावित किया। मार्क्स और गांधी दोनों से प्रभावित होते हुए भी लोहिया इन दोनों के चिंतन को एकागी मानते थे। भारतीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए मार्क्स और गांधी के बीच समन्वय और संतुलन पर बल दिया। मार्क्स ने इस पूरी शताब्दी को तथा समाजवादी चिंतन को क्रांतिकारी स्वरूप दिया। इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग संघर्ष के तर्कपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से मार्क्स ने मानव जीवन में आर्थिक सामाजिक जीवन की बुराइयों में पूंजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का विश्लेषण और उसे समाप्त करने की आवश्यकता और पद्धति पर को प्रस्तुत किया।
भारतीय समाजवादियों ने समान लोहिया के लिए विश्लेषण एक महत्व रखता है। लोहिया लिखते हैं कि मार्क्सवादी दर्शन व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योग देता है और इससे भी उच्च आधार पर मानसिक स्तर पर संपत्ति को समाप्त करने का समर्थक है, इससे व्यक्ति और वातावरण दोनों में सुधार हो सके। लेकिन लोहिया मार्क्स की बल प्रयोग की पद्धति और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के रूप में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की स्थापना से सहमत नहीं थे। वो मार्क्स के चिंतन को भारत की परिस्थिति को अनुकूल नहीं मानते थे। भारतीय परिस्थितियों में वो जिस समाजवाद की कल्पना करते थे उसके लिए वो गांधी के असहयोग के शस्त्र का प्रयोग उचित मानते रहे। लोहिया स्वीकार करते हैं गांधी के विचार और कार्यपद्धति को भारतीय समाजवाद के ढांचे में रखा जा सकता है। वो लिखता है कि समाजवाद आज विश्व के रंगमंच पर है और समाजवाद का दर्शन आज भी खुला है। गांधीवाद के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वास अधिक उपयोगी नहीं रहेगा और ये विचार हमें आशा प्रदान करता है। यदि समाजवाद के वस्त्र में गांधी के विचार और कार्य बांधे जा सकें तो निश्चय ही एक नई सभ्यता का जन्म होगा और मानवता शांति और सुखद जीवन की कामना कर सकती है। गांधी और मार्क्स दोनों से प्रभावित होते हुए लोहिया ने दोनों के दर्शन को एकाकी अनुभव किया। इतिहास ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। लोहिया का मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी धारणा से कोई विरोध नहीं था, लेकिन मार्क्स के पदार्थ चिंतन से आगे बढ़कर प्रतिपादित किया कि चेतना अधिक महत्वपूर्ण है। लोहिया और भारतीय समाजवादियों को सदैव ये धारणा है कि अनुचित साधनों से हम कभी भी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, उचित साधनों का सहारा लेना चाहिए। लोहिया की वर्ग संघर्ष में आस्था है, किंतु जातियों के बीच होने वाले संघर्ष में उन्होंने अपने आप को दूर नहीं रखा। लोहिया के लिए मार्क्स का चिंतन वाम पक्ष को संगठित करता तो दिखाई देता है, किंतु आज की स्थिति को सही विकल्प प्रस्तुत करता दिखाई नहीं देता। मार्क्स और गांधी के सीखने के लिए बहुत कुछ है, कि तो हमें मार्क्सवादी या गांधीवादी बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही अधूरी व्याख्या का प्रतिपादन करते हैं। लोहिया ने मार्क्स और गांधी के बीच समन्वय और संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। लोहिया का समाजवाद। लोहिया ने इस बात पर बल दिया कि हमें हिंदुस्तान में जिस समाजवाद की कल्पना को साकार करना है वे किसी रूप में भी यूरोप का समाजवाद नहीं हो सकता, तो उसे तो पूरी तरह से भारतीय परिस्थितियों और इतिहास के अनुकूल बनना है। और उन्हीं के शब्दों में हिंदुस्तान के समाजवाद को अब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वैचारिक पुट दे करके खड़ा किया जाए, तो नहीं कि फिर खिचड़ी पकाई जाए, बल्कि एक ऐसे आधार पर खड़ा किया जाए जिससे उसे मनुष्य के उन दोनों तत्वों का सहायता मिल सके। एशिया की दोषपूर्ण संरचना और विशेष परिस्थितियाँ। समाजवाद के प्रसंग में लोहिया का ध्यान केवल भारत ही नहीं था, संपूर्ण एशिया को अपना विचार विषय मानकर चिंतन किया था। और इसी दृष्टि से उन्होंने 1953 में रंगून में एशियाई समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया और लोहिया ने इस बात पर बल दिया कि एशिया की विशेष परिस्थितियाँ हैं और राजनीतिक सामाजिक आर्थिक संरचना की कुछ अपनी कमजोरी है। राजनीति पर धर्म का विशेष प्रभाव है। जाति प्रजाति दोनों ही राजनीति को प्रभावित करते हैं और कट्टर राजनीतिक विश्वासों को राजनीतिक साथ मिला लिया गया। उसके फलस्वरूप सांप्रदायिकता का विष फैलता है। दूसरा था एशियाई देशों में लोकतांत्रिक राजनीति की निश्चित परंपराओं का भाग। आतंक और हत्याएं राजनीतिक कार्यप्रणाली का अंग बन गई। तीसरे नौकरशाहों और राजनीतिक व उद्योगपतियों का एक वर्ग खड़ा हो गया जो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जनता में धन खर्च कर जोशीले भाषण देकर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। समन्वित सामाजिक दर्शन कार्यक्रम नीतियों का सर्वथा अभाव है और ये अंतिम बीमारी सभी बीमारियों की जड़ है। इसलिए लोहिया ने व्यापक मौलिक सामाजिक दर्शन की आवश्यकता पर बल दिया जो एशिया में व्याप्त बीमारी को उपचार कर सके। डॉक्टर लोहिया परंपरावादी संगठित समाजवाद को एक मरा हुआ सिद्धांत और मरणशील व्यवस्था मानते थे। उन्होंने नवीन समाजवाद का नारा दिया और नवीन समाजवाद की स्थापना के मूल आधार 4 हैं और ये आधार है समानता, लोकतंत्र और अहिंसा और विकेंद्रीकरण। डॉक्टर लोहिया का विचार है कि नवीन समाजवाद के ये आधार ने केवल भारत वरन सारे संसार में माने जाने चाहिए। लोहिया ने इस बात पर बल दिया कि विश्व संगठन की स्थापना से ही समाजवाद की प्राप्ति संभव है
और इस प्रकार विश्व बंधुत्व पर आधारित विश्व संगठन उनके समाजवाद का पांचवा आधार है। समानता और लोकतंत्र। लोहिया समाजवाद के प्रथम दो आधारों समानता और लोकतंत्र की व्याख्या साथ साथ करते हैं। समानता नवीन सामाजिक व्यवस्था का मूल तत्व होगा और लोहिया सर्वाधिकारवाद के प्रबल विरोधी और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। वो समाजवाद और लोकतंत्र को परस्पर पूरक मानते थे। उनका कहना था कि नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों के आधार पर की जानी चाहिए और समाजवाद की स्थापना के बाद भी लोकतंत्र को बनाए रखना होगा। समानता और लोकतंत्र को नवीन समाजवादी व्यवस्था का आधार मानकर उन्होंने इस प्रसंग में सुझाव दिए। पहला था आय व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता उपलब्ध करना। दूसरा था वयस्क मताधिकार पर आधारित विश्व संसद वर्ल्ड पार्लियामेंट की स्थापना करना। और तीसरा था लोकतांत्रिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। चौथा था क्योंकि विश्व के सभी देशों में आर्थिक निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई, इसलिए संपूर्ण विश्व में जीवन स्तर को ऊंचा करना। पांचवी बात थी लोकतंत्र को सारे विश्व में सुरक्षित रखने के लिए विचारों को प्रकट करने, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करना और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रखना। छठी थी सरकार द्वारा बलपूर्वक अनुचित कार्य कराए जाने का विरोध। गांधी जी द्वारा बताए गए व्यक्तिगत और सामूहिक सविनय विज्ञान आंदोलन की जनता को आज्ञा प्रदान करना। डॉक्टर लोहिया के अनुसार समाजवाद की स्थापना से पहले समस्त विश्व के लोगों को एक सूत्र में बांधना होगा, तभी इन आदर्शों को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। डॉक्टर लोहिया हिंसा और रक्तपात के विरुद्ध थे। वो कार्ल मार्क्स की इस बात से सहमत नहीं थे कि नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा और बल प्रयोग को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। लोहिया को महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। उनका विचार था कि हिंसात्मक साधनों के आधार पर समाजवाद की स्थापना की जा सकती है और ये उचित मार्ग है। अनुचित साधनों से हम कभी भी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो संसदीय ढंग से समाजवाद लाना चाहते थे और पूंजीवाद को विश्व समाप्त करना चाहते थे। समाजवाद की स्थापना के लिए उनका मार्ग है खेती और कारखानों में पैदावार के जो साधन हैं, संपत्ति है, उनको राष्ट्र की संपत्ति बनाओ, समाज की संपत्ति बनाओ। विकेंद्रीकरण। लोहिया के समाजवाद का एक बहुत प्रमुख तत्व राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन। 1955 में समाजवादी दल के अध्यक्ष के रूप में लोहिया ने गांधी जी के विचारों को समाजवादी चिंतन में अधिक मात्रा में अपनाने की आवश्यकता बताई। बल दिया कि भारत जैसे देश में लोग विकेंद्रीकरण के मार्ग ही समाजवाद का मार्ग हो सकता है। 4 स्तरीय चतुस्तंभी विकेंद्रीकृत राज्य की कल्पना। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना के लिए लोहिया ने 4 स्तंभों वाली राज्य की कल्पना की और 4 स्तंभों वाले राज्य में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी धारणा में समन्वय स्थापित किया गया और 4 स्तंभों वाले राज्य का पहला स्तंभ भाग ग्राम, दूसरा स्तंभ मंडल, तीसरा स्तंभ प्रांत और राज्य, चौथा स्तंभ केंद्र और केंद्रीय सरकार होगी और प्रत्येक स्तंभ अर्थात ग्राम, जिला, प्रांत और राज्य के केंद्र की कार्य शक्ति निर्धारित कर दी जाएगी। ग्रामों, मंडलों और नगरों में पंचायत स्थापित की जाएगी जो कल्याणकारी नीतियों और कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। जिला स्तर पर जिलाधीश के पद की जो व्यवस्था है, लोहिया जिलाधीश पद को प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रतीक मानकर इस पद को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देते हैं और 4 स्तंभों वाले इस राज्य की व्यवस्था में प्रत्येक इकाई का अपने अपने कार्यों के अनुसार महत्व बना रहेगा। इन 4 इकाइयों को कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने न केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण वरन आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। कहा कि विकसित पूंजीवादी राज्यों और समाजवादी व्यवस्था वाले राज्यों की तरह बड़े बड़े कारखाने न लगाकर छोटी मशीनों के उपयोग को महत्व दिया जाना चाहिए। कम पूंजी लगाकर भी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। कुटीर घरेलू उद्योगों को बहुत अधिक उपयोगी महत्वपूर्ण मानते थे। समाजवादी व्यवस्था के प्रसंग में दूसरा लोहिया ने कुछ और सुझाव दिए। उपभोग पर प्रतिबंध। लोहिया ने इस बात पर बल दिया कि नियंत्रण व्यय करने की सीमा पर होनी चाहिए, न कि आय पर। बात पर बल दिया कि उत्पादन की प्राथमिकताओं का निर्धारण दृढ़ता के साथ होना चाहिए। नेहरू ने अपने समाजवाद की रूपरेखा बताते हुए कहा कि हमारा पूरा ध्यान उत्पादन पर होना चाहिए। वितरण की समस्या तो बात की है, निर्धनता को बांट लेने से क्या लाभ होगा,
लेकिन लोहिया ने गांधी की भांति वितरण और उपभोग की समानता पर बल दिया और कहा कि इस स्थिति को अपनाए बिना समानता पर आधारित समाजवाद की स्थापना संभव नहीं। लोहिया की दृष्टि यथार्थवादी है और लोहिया ने समानता के सिद्धांत के अनुरूप व्यक्तियों की कम से कम अधिक से अधिक आय और व्यय के बीच सीमा रेखाएं खींची। आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना। राष्ट्रीयकरण के एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु एकमात्र साधन नहीं। ऐसे आर्थिक ढांचे के विकास में लगी रही जिससे प्रत्येक प्रकार की समानता का मिल सके। और लोहिया की समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन से स्पष्ट है कि लोहिया पर मार्क्स का प्रभाव मात्र सीमांत ही है। मार्क्स की तुलना में उनके समाजवाद चिंतन पर गांधी का प्रभाव अधिक है। समाजवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सीमा तक गांधीवादी समाजवाद कहा जा सकता है। डॉक्टर बीपी वर्मा लिखते हैं कि भारत के समाजवादी दल के अन्य नेताओं आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण आदि की तुलना लोहिया पर गांधीवादी विचारधारा का अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद।